नमस्कार, मैं नूतन गुप्ता कमला राय कॉलेज गोपालगंज के वेब पोर्टल पर आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आधुनिक यूरोप के इतिहास में हम लोग आज रूस की क्रांति जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित ई नोट्स मैंने आप लोगों को कमला राय कॉलेज और जेपीयू के वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया है। साथ ही साथ इतिहास विभाग का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा भी होगा और जिसने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। आज हम लोग जो रूस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि 1917 ईस्वी में हुई थी। यूरोप के इतिहास में 18वीं 19वीं जो शताब्दी है ये 1900 वो क्रांति का वर्ष माना जाता है और रूस इससे अछूता नहीं था। सबसे पहले हम लोग आए देखें कि क्रांति किसको कहते हैं। सबसे पहले छात्रों हम लोग ये जाने कि क्रांति होती क्या है। क्रांति का अर्थ होता है व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, अर्थात टोटली चेंज। जैसे कि आप कभी कोई सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे या आपने सरकारी स्कूल को देखा होगा अपने गांव का, तो याद कीजिए कि वहाँ पे बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी। अचानक से आप अपने गांव में फिर से जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि बहुत अच्छा बिल्डिंग बन गया है और बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई होने लग रही है। तो आपको अचानक से आपके मुँह से निकलता है, अरे वाह, ये तो क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। तो क्रांति शब्द से आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्रांति का ज़्यादातर जो समझ में आती है बातें, क्रांति सुनते साथ खून खराबा, ऐसा नहीं है। क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाना, जो कि 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के बाद देखने को मिलती है। इसके बाद रूस की व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, सामाजिक परिदृश्य में इस तरह के परिवर्तन हुए कि वहाँ जारशाही का अंत हो गया और वहाँ रूस में साम्यवादी दल का गणतंत्रात्मक शासन की स्थापना हुई, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, न केवल रूस के लिए बल्कि इसका प्रभाव यूरोप और संपूर्ण विश्व पर पड़ा। तो आइए हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करें। यह क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, जिस क्रांति को दो चरण में बांटा गया है। एक मार्च क्रांति के नाम से जानते हैं और दूसरा नवंबर क्रांति। मार्च की क्रांति इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो क्रांति है एक ही अध्याय के, एक ही क्रांति के दो चरण हैं। ये दो अध्याय कह सकते हैं आप इसको। जहां मार्च की क्रांति का स्वरूप राजनीतिक था, वहीं दूसरी ओर देखें तो नवंबर क्रांति का स्वरूप जो है वो सामाजिक था। पहले मार्च की क्रांति हुई जो कि राजनीतिक रूप से जारशाही व्यवस्था में, यूरोपीय के राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक परिवर्तन लाया, जारशाही का अंत किया। जबकि दूसरी तरफ देखते हैं कि नवंबर की जो क्रांति है, उस नवंबर की क्रांति में सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तन आया। यही है इसके दो चरण। इससे संबंधित भी ई नोट्स आपके को मैं उपलब्ध करा चुकी हूँ पहले। अब हम लोग इसके कारणों की चर्चा करें। तो छात्रों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्रांति कभी भी एक दिन में नहीं होती। क्रांति के जो कारण होते हैं वह वर्षों से जमा होते रहते हैं और वो वर्षों से जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असंतोष की जो स्थितियां बनती है वो इस तरह से परत दर परत जमा होती है कि एक समय के बाद वह पृष्ठभूमि का काम करती है क्रांति के लिए। जबकि क्रांति के जो तात्कालिक कारण होते हैं उस पृष्ठभूमि में एक चिंगारी का काम करते हैं। यूँ समझिए कि क्रांति के जो मौलिक कारण होते हैं, जो मूलभूत कारण होते हैं, जो कि वर्षों से जमा होते हुए बारूद का ढेर होता है, जिस पर कि तात्कालिक कारण एक दिया सलाई लगाने भर का काम करता है और क्रांति पूरी तरह से धधक उठती है और पूरी तरह से क्रांति फैल जाती है। ठीक वैसी ही स्थितियां रूस में भी हुई। कई वर्षों से रूस में क्रांति के कारण जमा हो रहे थे, जो कि अंतिम में मार्च क्रांति के समय दिखती है। आइए हम लोग अब एक एक करके हर एक
कारण की चर्चा करें। इसके देखिए इसके पहले कारण को हम देख सकते हैं। क्रांति का पहला कारण निरंकुश जारशाही। निरंकुश जारशाही इस क्रांति का पहला कारण कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये जाने कि जारशाही क्या है। ये आपके लिए नया शब्द हो सकता है। जैसे कि हम भारत में अपने शासक को राजा कहते हैं, सम्राट कहते हैं, उसी तरह रूस में शासक को जार कहा जाता है, जार। और जारशाही मतलब राजशाही। तो ये यहाँ और दूसरा शब्द यहाँ पे हमने लिखा है निरंकुश। निरंकुश का अर्थ होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, अर्थात अनकंट्रोलेबल। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ के जो थे, वो जो राजा थे, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय, निकोलस प्रथम, ये सब यहाँ के जो शासक थे वो बहुत ही प्रतिक्रियावादी स्वभाव के थे और ये राजा के दैवीय अधिकार में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि राजा जो है वो देवता का प्रतिनिधि है जो कि यहाँ शासन करने के लिए आया है। जबकि उस समय हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति इससे पहले हो चुकी है, जिसमें कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया था। लोकतंत्र की बातें चलने लगी थी। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे रूस में निरंकुशता के खिलाफ लोगों में एक जागृति आ गई थी, एक विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। और जबकि शासक जो थे, जार जो थे वहाँ के, वो चाहते थे कि वही पुरातन पद्धति, राजा को देवता समझा जाए, तो ये चलने वाली बात नहीं हो रही थी। और ये बढ़ता हुआ विद्रोह, जो असंतोष है लोगों का, वो क्रांति का रूप धारण किया। अब हम लोग इसके दूसरे कारण पे आए तो देखते हैं कि कृषकों की स्थिति। हाँ, एक बात और छात्रों, कि ये निरंकुशता, ये जो निरंकुश शासन की बात है, तो इसमें जब इसकी निरंकुशता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो 1905 ईस्वी में ड्यूमा, 1905 ईस्वी में ड्यूमा, आधा ड है ये, यूमा, ड्यूमा नामक संस्था की स्थापना यहाँ जार ने किया था। तो ये ड्यूमा की जो स्थापना किया था, ड्यूमा क्या है? ड्यूमा एक संस्था थी जिसमें इसके प्रतिनिधि जो है वो आम जनता के द्वारा चुन के आते थे। और ये जो ड्यूमा को अधिकार दिया गया था कानून निर्माण का, और ये कानून का निर्माण करते थे ड्यूमा के अधिकारी। और इनको ये कहा गया था जार के द्वारा कि इन्हें सारे अधिकार दिए जाएंगे। आगे चल करके ड्यूमा को ही जनप्रतिनिधि का एक संस्था है और इसी के मान्यता पे, इसी की मांग पे सारे कानून बनाए जाएंगे। किंतु अब यहाँ लोग इंतजार जब करने लगे कि हमारे प्रतिनिधि चुन के जाएंगे ड्यूमा में और वही राजनीतिक संस्था होगी और वही देश का शासन संचालन करेगी, किंतु यहाँ देखते ये हैं कि 1907 ईस्वी में जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। वह एक नाम मात्र की प्रतिनिधि संस्था रह गई। इससे भी जनता के मन में बहुत असंतोष फैला और जो राजा के प्रति अभी तक विश्वास बना हुआ था कि हो सकता है आगे जा कर के हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो, एक अच्छे शासन मिले, वो विश्वास भी जाता रहा और ये असंतोष जो है क्षोभ में बदल गया, जो कि क्रांति का रूप लिया। अब हम लोग कृषकों की बात करें तो 1902 ईस्वी में पोटावा में, पोटावा जगह का नाम है, पोल्टावा, पोल्टावा में, हार्कोव में, ये सब जगह पे हम देखते हैं कि कृषकों की विद्रोह हो रहे थे। और ये विद्रोह तो उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया जब जार निकोलस द्वितीय ने शासन संभाला। और 1917 ईस्वी में जबकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और रूस भी उसमें सहभागिता कर रहा था, और उस समय एक्सक्यूज मी, रूस उस समय कृषकों की पूरी तरह से युद्ध पे ध्यान दे रहा था। तो पूरी जो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा जो है वह युद्ध की तैयारियों में खर्च हो रहा था।
और कृषि व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था सारी ध्वस्त हो रही थी। तो ऐसे स्थिति में कृषकों की स्थिति और भी दयनीय हो गई, और जिसके कारण से ये कृषकों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। उनमें जो असंतोष की भावना थी, जो उनकी दयनीय स्थिति थी, वह भी रूसी क्रांति का एक कारण बना। अब आगे हम लोग देखें मजदूरों एवं पूंजीपतियों में संघर्ष। मजदूरों एवं पूंजीपतियों में संघर्ष, यह अब दूसरा कारण है। आप लोग को ये औद्योगिक क्रांति हो गई, ये तो औद्योगिक क्रांति का यही काल था। तो अलेक्जेंडर के समय में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। इसके अब अगले कारण, तीसरे कारण में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, मजदूरों एवं पूंजीपतियों का संघर्ष, तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। औद्योगिक क्रांति होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि पूंजीपति वर्ग का विकास हो रहा है, और दूसरी तरफ जब पूंजीपति वर्ग का विकास होगा, जब फैक्ट्री लगेंगे तो मजदूर भी की संख्या बढ़ेगी। पूंजीपतियों का उद्देश्य हमेशा से यही होता है, आज भी हो रहा है ये संघर्ष। पूंजीपति और मजदूर के बीच का संघर्ष आज भी नहीं रुका है। परिस्थितियां बदली जरूर है, और उस समय तो और भी अधिक थी। तो हम देखते हैं कि मजदूर का जहां उद्देश्य होता है आजीविका प्राप्त करना, आराम के साधन प्राप्त करना, या फिर सुख सुविधा के साथ जीवन यापन की व्यवस्था करना, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि पूंजीपति का उद्देश्य होता है मजदूरों से अधिक काम लेना, साथ ही साथ अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो दोनों के जो लक्ष्य हैं वो हमेशा से विपरीत है। काम दोनों एक साथ करते हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य हमेशा से विपरीत है। तो दो विपरीत वाले लक्ष्य जब एक साथ हो और कोई शासन व्यवस्था मजबूत ना हो, जैसे कि अभी की बात करें तो वर्तमान समय में मालिक और मजदूर में जो संघर्ष होता है उसके लिए फैक्ट्री अधिनियम बने हुए हैं, लेकिन उस समय ऐसी बात नहीं थी। तो ऐसे स्थिति में मजदूरों की जो है और पूंजीपतियों के बीच का जो बढ़ता संघर्ष, मजदूर असंतुष्ट है, काफी संख्या में है, तो वो जो मजदूर थे वो लोग क्रांतिकारियों का साथ दिए, क्योंकि क्रांतिकारी बार बार कह रहे थे कि हम साम्यवाद का, समाजवाद का समर्थन करते हैं। तो ये क्रांति को बल मिला और क्रांति हुई। अब इसका अगला कारण जो है वो है अल्पसंख्यकों में असंतोष। अल्पसंख्यकों में असंतोष, तो छात्रों हम लोग देखते हैं कि रूस में कई जातियां रहती थी, जैसे यहूदी, फिन, ये सारे पोल, यहूदी, फिन, ये सारी जातियां जो है वहाँ रूस में रहती थी। तो ये सारी जो जातियां थी वो अल्पसंख्यक रूप में वहाँ पे थी। जब वहाँ पे जार निकोलस द्वितीय शासक बना तो उन्होंने रूसी भाषा को अनिवार्य कर दिया। अब ये जो अल्पसंख्यक जाति थे इनको भी रूसी भाषा में ही शिक्षा लेना था। तो इस तरीके से ये लोग अपने आप में पराधीनता महसूस करने लगे, और इनको लग रहा था कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और ये इस अन्याय को, ये अत्याचार से निकलना चाहते थे, जिसके एक ही रास्ता इन लोगों को दिख रहा था, और वो था कि जारशाही का अंत हो, अर्थात जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हो, तभी ये संभव है कि इन्हें मुक्ति मिल सकती है। इसके कारण से भी असंतोष फैला और क्रांति हुई। अब अगला कारण हम लोग देखते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग का प्रभाव। उस समय तक रूस और यूरोपीय जगत में कई प्रबुद्ध नेताओं का उदय हो चुका था। कई विचारक, कई दार्शनिक हो चुके थे, जैसे टॉल्स्टॉय, उसके अलावा मैक्सिम गोर्की, लेनिन इत्यादि को हम देखें तो ये सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे उनका प्रभाव जो है वो समाज में बन चुका था। तो ये जो प्रबुद्ध लोग थे, टॉल्स्टॉय, वाइगोत्स्की, लेनिन, मैक्सिम गोर्की, ये सब जो है इनके विचारों का प्रभाव जो है वो रूस के लोगों पे पड़ रहा था, और वो लोग अपने विरुद्ध जो अन्याय हो रहा था, उन पे जो अत्याचार हो रहा था, उसको वो लोग समझने लगे थे और उसका विरोध भी करने लगे थे, जिसके कारण से भी क्रांति हुई। अब अगला कारण हम लोग देखेंगे यूरोपीय लोकतंत्र का प्रभाव।
ये यूरोप में कई जगह पे लोकतंत्र के लिए युद्ध हो रहा था, और यूरोपीय जो लोकतंत्र थे, और जब प्रथम विश्व युद्ध में जो भाग लिया था, प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस ने भाग लिया था, तो उसमें क्या था कि ये मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था, और मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, इनका नारा था समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा। ये समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जो रक्षा है, जो ये बार बार ये यूरोपीय राष्ट्र कह रहे थे कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, तो इन नारा का, इन बातों का प्रभाव रूस की जनता पे भी पड़ा, और रूस की जनता ये सोचने लगी कि जब युद्ध खत्म होगा तो हमारे यहाँ भी लोकतंत्र की स्थापना होगी, हमें भी समानता और स्वतंत्रता मिलेगी। किंतु ऐसा नहीं हुआ। 1917 ईस्वी में ये क्रांति हुई, उस समय तक इन लोग को लगने लगा कि नहीं, हमारे साथ समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र वाली बात नहीं हो रही है, बल्कि हमारा शोषण हो रहा है। और इस तरीके से हम देखें तो ये भी एक लोकतंत्र के प्रति आस्था और लोकतंत्र की प्राप्ति ना होना, अर्थात असमानता की बात, ये भी एक कारण बना। अब आगे अगला जो कारण है वो है निकोलस द्वितीय की अयोग्यता। छात्रों, ये निकोलस द्वितीय रूस के लिए ही नहीं, मतलब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि निकोलस द्वितीय रूस के लिए, लेकिन आप हमेशा से ये देखेंगे छात्रों कि किसी भी व्यवस्था के पतन का एक बहुत बड़ा कारण होता है वहाँ के शासक की अयोग्यता। चाहे आप मुगल काल को देख लीजिए, चाहे आप गुप्त काल को देखिए, मौर्य काल को देखिए, ये हर एक युग में रहा है कि शासक का अयोग्य होना उसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। तो यहाँ पे भी है कि जो निकोलस द्वितीय जो था, जार निकोलस द्वितीय, किंग फिशर ने, इतिहासकार फिशर ने उसके बारे में लिखा है कि वह अत्यंत हठी, जिद्दी, मंद बुद्धि और दुर्बल व्यक्ति था। उसमें शासक जैसा कोई गुण ही नहीं था। तो वो समाज को नहीं समझ पाता था, जनता की मांगों को नहीं समझ पाता था, और ना तो वो कूटनीतिक चाल को समझ पाता था। ये सारी अयोग्यताएं जो थी और उसकी जो प्रशासनिक दुर्बलताएं थी, वह भी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसके साथ जो है वो है विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था, और इसमें जो सैनिक थे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। बावजूद उसके वो लगातार 2 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं जीत पा रहे थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो जार थे वहाँ के, जार निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी जारीना, ये दोनों ही जो है वो बहुत अच्छा, कुछ राजनीतिक और सैन्य संबंधी जानकारी नहीं थी, पर वो हस्तक्षेप करते रहते थे, और उससे वो सैनिक का मनोबल भी टूट रहा था और उसे हानि हो रही थी। तो इस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ से सैनिक विद्रोह होने लगे थे, सैनिक जो है जारशाही के खिलाफ हो गया था, दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पूरे अर्थव्यवस्था का बड़ा भाग युद्ध में खर्च हो रहा था। तो इससे भी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो ऐसी स्थिति हो गई थी कि रोटी के लिए लोग भूखा मरने लगे थे, रोटी के लिए लोग तरसने लगे थे। तो यही जो भूखे लोग थे वही तात्कालिक कारण बना। ये प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी और आर्थिक स्थिति का दयनीय हो जाना इसका तात्कालिक कारण बना। और मार्च क्रांति में हम देखते हैं कि 7 मार्च को ये क्रांतिकारी, जो भूखे नंगे क्रांतिकारी जो थे, वो पेट्रोग्राड की सड़कों पे जा करके क्रांति करने लगे, विद्रोह करने लगे, जारशाही का अंत हो, जारशाही का नाश हो, जारशाही का अंत हो, ऐसा नारा देने लगे और अंतिम में विवश होकर के जार निकोलस द्वितीय को भागना पड़ा, गद्दी छोड़ना पड़ा। और वहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग कि उन लोगों ने, जो मजदूर कृषक क्रांतिकारियों ने जो सत्ता को
अपने हाथों में लिया, उसने तुरंत ही मध्यम वर्ग के हाथ में सत्ता को सौंप दिया और आगे जा कर के वहाँ पे साम्यवादी गणतंत्रात्मक रूस की स्थापना होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात थी कि जो राजा जार निकोलस अयोग्य था और उसकी पत्नी जो थी वो एक तरह से उस पर हावी रहती थी, और उसकी पत्नी जो थी वो एक रासपुटिन नामक पादरी था, उसके हाथ की कठपुतली थी। तो एक तरह से जो जार निकोलस द्वितीय है वो जारीना के कंट्रोल में है, और जारीना पे किसका प्रभाव है, तो रासपुटिन नामक पादरी का। और जब वो पादरी की मृत्यु होती है तो वो 1916 ईस्वी में, तब वो उसको जार जो है उसके हत्यारे को ढूंढने का आदेश देते हैं, और जिसके कारण से भी उसके जो समर्थक थे, जो राजा के समर्थक थे जार के, वो लोग भी उसके विरोधी हो जाते हैं और वो लोग भी क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। तो हम देखते हैं कि इन्हीं कारणों से रूस में 1917 ईस्वी की जो क्रांति हुई। अब आगे हम लोग इसके संबंधित इसके परिणाम की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।